हेलो दोस्तों, डिजिटल सिनेमैटिक्स एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कैमरा मोमेंट्स पार्ट 1 में आपने देखा कि हमने स्टैटिक शॉट, पैन शॉट, टिल्ट शॉट और पुश इन शॉट को डिस्कस किया। अब हम देखते हैं इसके आगे के 6 और शॉट्स। 5वें नंबर पर है पुल आउट शॉट, जो पुश इन का उल्टा है, तो इसका अर्थ भी उल्टा ही होगा। पुल आउट शॉट वो कैमरा मूवमेंट है जिसमें कैमरा धीरे धीरे पीछे की ओर मूव करता है, यानी सब्जेक्ट से दूरी बनाता है। कैमरा फिजिकली पीछे जाता है, लेकिन इसका सिनेमैटिक असर काफी भावनात्मक यानी इमोशनल होता है। यह दर्शकों को सीन से धीरे धीरे बाहर निकालने के काम आता है, ताकि वो पूरे मोमेंट को दूर से महसूस कर सके। ये शॉट अक्सर सीन के अंत में या रियलाइजेशन या इमोशनल सेपरेशन के समय उपयोग किया जाता है। ये उसके आंतरिक एकाकीपन को दिखाने का एक पावरफुल विजुअल मेथड बन जाता है, और इसके साथ ही दर्शक के कंक्लूजन पर भी पहुंच जाता है कि यह व्यक्ति अब शायद अकेला ही रह गया। अर्थात पुल आउट शॉट दर्शकों को इमोशन से दूरी बनाकर सोचने का अवसर देता है। यह ऐसा है जैसे कहानी कह रही हो कि थोड़ा पीछे हटो ताकि पूरा सच दिख सके। यह शॉट अकेलापन, कंप्लीशन, डिटैचमेंट या ट्रांजिशन का प्रतीक होता है। इसके बाद 6ठे नंबर पर आता है जूम शॉट। जूम शॉट वो कैमरा तकनीक है जिसमें कैमरा अपनी जगह से हिलता नहीं है, बल्कि केवल लेंस के फोकल लेंथ को बदलकर सब्जेक्ट को पास या दूर दिखाया जाता है। जब लेंस जूम इन करता है तो सब्जेक्ट बड़ा और नजदीक दिखने लगता है, और वहीं जब लेंस जूम आउट करता है तो सब्जेक्ट छोटा और दूर दिखाई देता है। यह बात याद रखने की है कि जूम शॉट को कैमरा मूवमेंट नहीं बल्कि लेंस मूवमेंट कहा जाता है, और दोनों का इस्तेमाल दो अलग अलग भावनाओं को दर्शाने के लिए होता है। जूम शॉट का इस्तेमाल किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करने, इमोशन बढ़ाने या ड्रामेटिक रिवीलेशन करने के लिए किया जाता है। सिनेमा में कुछ इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, जैसे फिल्म शोले में जब गब्बर सिंह कहता है कि कितने आदमी थे, तो उस आइकॉनिक डायलॉग पर कैमरा का जूम इन शॉट उसकी भय और इंटेंसिटी को और भी बढ़ा देता है। वहीं फिल्म किल बिल वॉल्यूम 1 में फाइट सीक्वेंस में ड्रामेटिक जूम टैरेंटिनो स्टाइल इंटेंसिटी को खूब लेके आता, जिससे दर्शक हर शॉट में ये समझते हैं कि अब क्या होने वाला है। तुरंत जूम आउट, मतलब कुछ अजीब सा एहसास जो आपको उस एक्शन में जोड़ लेता है। तो जूम शॉट का उद्देश्य दर्शकों की नजर को नियंत्रित करना है, जिसमें जूम इन का क्यूरियोसिटी फोकस या इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए उपयोग होता है, और जूम आउट का आइसोलेशन, डिस्टेंस या कंप्लीशन दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। यह शॉट्स दर्शक के मन को उसी दिशा में ले जाते हैं जहां डायरेक्टर चाहता है कि वो देखें और महसूस कर सके। अर्थात जूम शॉट बताता है कि कभी कभी कहानी आगे बढ़ती नहीं, बस नजरिया करीब या दूर हो जाता है। इसीलिए एक ऐसा सिनेमैटिक उपकरण है जो फ्रेम के बिना हिले भावनाओं को हिलाने में सक्षम है। 7वें नंबर पर आता है सबसे रोचक शॉट, डॉली जूम। डॉली जूम को वर्टिगो इफेक्ट या हिचकॉक जूम भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी रचना हिचकॉक ने ही की थी। इसमें कैमरा भौतिक रूप से आगे या पीछे डॉली इन या आउट चलता है, जबकि उसी समय उसके साथ साथ लेंस का जूम ठीक उसके उलट दिशा में किया जाता है। यानी अगर कैमरा आगे बढ़ रहा है तो लेंस जूम आउट करेगा, और अगर कैमरा पीछे जा रहा है तो उसी वक्त लेंस जूम इन करेगा, और दोनों की स्पीड लगभग बराबर होगी। इससे बैकग्राउंड और सब्जेक्ट के बीच का डेप्थ परसेप्शन बहुत ड्रामेटिक और अनस्टेबल यानी अस्थिर लगता है। ऐसा एहसास होता है कि मानो सामने वाले की दुनिया अचानक से बदल रही हो, या फिर किसी शॉक जैसा महसूस कर रहा हो। सिनेमा में इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, जैसे 1958 में आई फिल्म वर्टिगो, जहां अल्फ्रेड हिचकॉक ने इस शॉट का पहली बार प्रयोग किया, और हाइट फियर दिखाने के लिए इसका उपयोग बखूबी हुआ, जहां चरित्र के मन मस्तिष्क के घूमने के नजरिए को इस शॉट से इतने अच्छे तरह से दिखाया गया कि दर्शक को भी लगा जैसे उनका मस्तिष्क शायद उसके साथ साथ ही घूम रहा है या पजल्ड हो चुका है। उसी प्रकार स्पिलबर्ग की फिल्म जॉज में जब शार्क दिखती है तो चीफ ब्रूडी पर डॉली जूम को एक प्योर शॉकिंग इफेक्ट के तौर पर यूज किया जाता है, मानो उस चरित्र के लिए दुनिया अब हिल गई। अर्थात डॉली जूम अक्सर भय, आश्चर्य, सदमा या भावनात्मक ब्रेकडाउन जैसे पलों में इस्तेमाल किया जाता है। यह दर्शकों को एहसास दिलाने के लिए काफी है कि ये एक ऐसा सिनेमैटिक मूवमेंट है जो न सिर्फ चरित्र को हिला रहा है, बल्कि आपको भी उसी शॉकिंग स्टेज में ले जा रहा है। अब 8वें नंबर पर आता है ट्रैकिंग शॉट।
ट्रैकिंग शॉट में कैमरा किसी सब्जेक्ट के साथ साथ चलता है, यानी कैमरा स्थिर नहीं रहता बल्कि चरित्र या ऑब्जेक्ट के साथ साथ मूव करता है ताकि दर्शक उस कहानी के एक्शन या जर्नी का हिस्सा खुद को महसूस कर सके। इसे आमतौर पर डॉली, गिम्बल, स्टेडी कैम या हैंड हेल्ड रिग से शूट किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है मूवमेंट्स के साथ साथ इमोशन को भी जोड़ना। जैसे मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की गुडफेलास में इस्तेमाल हुआ लॉन्ग ट्रैकिंग शॉट इमर्सिव स्टोरी टेलिंग का आइकॉनिक एग्जांपल सेट करती है, यानी आप खुद महसूस करेंगे कि इस लंबे शॉट के दौरान भी आपका ध्यान इस सीन से नहीं हटेगा। आप चरित्र के साथ साथ उसके हाव भाव और उसके चारों तरफ बदलते इन्वायरमेंट को खुद से फील कर रहे हैं और उसके साथ साथ उसकी बातों को भी महसूस कर रहे हैं। उसी प्रकार पुष्पा द राइज के एक्शन सीक्वेंस में जब अल्लू अर्जुन चलता है तो कैमरा उसके पीछे पीछे उसी पेस पे चलता है, जिससे पावर और डोमिनेंस का एहसास बढ़ता है। इन सब के अलावा बर्डमैन और 1917 कुछ ऐसी फिल्में हैं जो पूरी फिल्म ही एक कंटिन्यूअस ट्रैकिंग इल्यूजन पर बेस्ड है, जहां कैमरा पूरे फिल्म में लगातार चलता है। आपको कट का एहसास ही नहीं होगा, आपको लगेगा आप इन सारी चीजों को वर्तमान में खुद जी रहे हैं और ये सारी चीजें वर्तमान में घटित हो रही हैं। ट्रैकिंग शॉट सिर्फ मूवमेंट्स ही नहीं दिखाता बल्कि इमोशन, पर्सपेक्टिव और इंटेंसिटी को दर्शकों तक पहुंचाने का एक पावरफुल माध्यम है। ये कैमरे को दर्शक की आंख बना देता है जो कहानी के साथ साथ चलती है और एहसास दिलाती है कि आप इस सीन के अंदर खुद ब खुद हैं। इसके बाद 9वें नंबर पर आता है आर्क शॉट। आर्क शॉट में कैमरा किसी भी सब्जेक्ट के चारों ओर घूमते हुए मूव करता है, यानी कैमरा एक आर्क या गोल घुमावदार रास्ते पर चलता है। इस शॉट का मकसद होता है सब्जेक्ट को ड्रामेटिक या इमोशनल तरीके से आइसोलेट या हाईलाइट करना या फिर सिचुएशन की इंटेंसिटी को बढ़ा देना। यह मोशन सीन को एक डायनामिक और सिनेमैटिक एनर्जी देता है। जैसे आप देखेंगे कि द मैट्रिक्स में नियो के बुलेट डॉज सीक्वेंस में एक आर्क मोमेंट बनता है। यह शॉट आइकॉनिक बन गया था जो उसके पावर और सिचुएशन के मैग्नीट्यूड को हर दृष्टिकोण से दर्शकों को दिखाता है और दर्शक बोलती है वाओ। या फिर आपको याद होगा फिल्म टाइटैनिक, जहां जैक और रोज के आई एम फ्लाइंग सीन में आर्क शॉट एक रोमांटिक ग्रैंडनेस लाता है। उसी प्रकार रॉकस्टार फिल्म में जॉर्डन यानी रणवीर कपूर के परफॉर्मेंस सीन में कैमरा उसके चारों तरफ घूमता है और उसके आर्टिस्टिक मैडनेस को विजुअली कैप्चर करता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे आप उसके साथ जुड़े हो और उसकी इस मैडनेस को महसूस कर रहे हैं। तो दोस्तों, आर्क शॉट का इस्तेमाल तब किया जाता है जब निर्देशक ये चाहता है कि दर्शक चरित्र के इर्द गिर्द उसके इमोशनल प्रभाव को महसूस करे। दरअसल यहाँ यानी कैमरा लिटरली चरित्र नहीं बल्कि इमोशनल एस्पेक्ट के चारों ओर घूमता है। यह शॉट उसकी भावनाएं जैसे लव, कंफ्यूजन, रियलाइजेशन या पावर मोमेंट्स को विजुअली एक्सप्रेस करने का शानदार तरीका है। अब 10वें नंबर पर है बूम शॉट। बूम शॉट वो कैमरा मूवमेंट है जिसमें कैमरा ऊंचाई में ऊपर या नीचे की दिशा में मूव करता है, यानी जब कैमरे को वर्टिकल एक्सिस पर ऊपर उठाया या नीचे गिराया जाता है तो ये शॉट बनता है। इसे क्रेन, जिब आर्म या ड्रोन की मदद से किया जाता है और इसका उद्देश्य होता है कि सीन को एक ग्रैंड इमोशनल या रिवेलिंग पर्सपेक्टिव देना। जब डायरेक्टर चाहता है कि दर्शक धीरे धीरे किसी दुनिया में उतरे या उससे ऊपर उठे तो बूम शॉट उस जर्नी को विजुअल बनाने का एक महत्वपूर्ण टूल बन जाता है। आप याद कीजिए 1939 में आई फिल्म गॉन विद द विंड में वार आफ्टरमैथ शॉट में क्रेन ऊपर की ओर जाता है, यानी अपवर्ड किया जाता है, जिससे धीरे धीरे वहां हुए डिवास्टेशन को दिखाया जाता है। आपने ऐसे सीन कई फिल्मों में देखे होंगे जहां आपको कैमरा धीरे धीरे रिवील करता है कि कितनी क्षति हुई है और आपको एहसास होता है कि अरे ये क्या हो गया, और आप उस दुख में धीरे धीरे डूब जाते हैं। या फिर कभी खुशी कभी गम में वो दृश्य जब राहुल शाहरुख खान अपने पिता से अलग होता है तो कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है और उसका इमोशनल डिस्टेंस विजुअली दिखने लगता है। यह किसी दृश्य को ग्रैंड, डिवाइन या इंटेंस बनाने का सिनेमैटिक तरीका है। अपवर्ड बूम शॉट का अर्थ होता है होप, पावर, और डाउनवर्ड बूम शॉट का अर्थ होता है लॉस, इनसिग्निफिकेंस या ट्रांजिशन दर्शाना। पर यह किसी भी दृश्य को एस्टैब्लिश करने का भी एक शानदार तरीका है। और अब आज का हमारा अंतिम और 11th मूवमेंट है रैंडम मूवमेंट शॉट। रैंडम मूवमेंट शॉट में कैमरा मूवमेंट जानबूझकर अनस्टेबल और अनप्रेडिक्टेबल रखा जाता है ताकि मोशन नेचुरल लगे। यह मोशन काफी नेचुरल लगती है, जैसे कैमरा किसी रियल इंसान के हाथ में हो, न कि किसी मशीन पर माउंट किया गया हो।
इस तकनीक से फिल्म एक रॉ, रियलिस्टिक और कैओटिक एनर्जी आती है। अक्सर इसे हैंड हेल्ड कैमरा, गिम्बल के हल्के जर्क या शोल्डर रिग से बनाया जाता है। डायरेक्टर इसका उपयोग तब करता है जब वो चाहता है कि दर्शक खुद सीन के अंदर हो, कैओस, कंफ्यूजन या अर्जेंसी को फील कर सके, सिर्फ देखे नहीं। इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, जैसे 1998 में आई स्टीफन स्पीलबर्ग की फिल्म सेविंग प्राइवेट रयान में ओहामा बीच सीक्वेंस में हैंडहेल्ड कैओस एक रियलिज्म पैदा करता है, जहां आप चरित्र के साथ साथ परेशानी को खुद महसूस करने लगते हैं, और वो सीधा कैमरा मूवमेंट की वजह से होता है। वहीं फिल्म रंग दे बसंती का प्रोटेस्ट और एक्शन सीक्वेंस में जब कैमरा शेकी और रैंडम मूवमेंट करता है तो उस पल की एनर्जी और रिवेलेशन को ब्रिलियंटली कैप्चर करता है। या फिर 2019 में आई उरी द सर्जिकल स्ट्राइक का कॉम्बैट सीन, जहां कैमरा सोल्जर के साथ गिरता, दौड़ता और उठता भी है। यह रैंडम हैंडहेल्ड मोशन यूथ की रियल टेंशन और अर्जेंसी को दिखाता है। अर्थात रैंडम मोमेंट शॉट्स में तब इस्तेमाल होता है जब फिल्म मेकर ये चाहता है कि दर्शक वॉचर से पार्टिसिपेंट बन जाए। ये शॉट स्टेबिलिटी नहीं, रियलिटी दिखाते हैं, मानो जैसे जिंदगी खुद ब खुद अनप्रेडिक्टेबल होती जा रही। तो दोस्तों, ये थे फिल्म के कुछ कैमरा मूवमेंट्स। लेकिन फिल्म की कहानी बस इन शॉट्स और मूवमेंट से नहीं बनती। जब इन सब के साथ कई कैमरा एंगल, लाइटिंग मिलती है, तब सिनेमा की दुनिया की असली कहानी शुरू होती है। और आज तक हमने शॉट्स और उसके साइज, एंगल्स, कलर्स और कैमरा मूवमेंट्स की चर्चा की। बहुत जल्दी हम फिल्मों में इस्तेमाल होने वाले कैमरा गियर्स और उसके पीछे की कहानी भी लेकर आपके पास आएंगे, ताकि आप अपनी फिल्म मेकिंग को अगले पायदान पर ले जा सके। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इन सभी की प्रैक्टिस जरूर करें, अगर हो सके तो हमारे साथ साझा भी करें। तो चलिए दोस्तों, चलने का वक्त हो रहा है, पर चलने से पहले एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और प्लीज शेयर भी करें। हाँ, आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, और हमारे साथ किसी भी टॉपिक पर अगर और भी कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में उसे जल्दी से लिख भेजिए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उस पर कोई वीडियो लाने की। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी फिल्मिंग एंड सायोनारा।